जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। ओके, मेरे पास ये जो फोन है इस ब्रांड के लिए मैं कहना चाहूंगा गुड बाय टाटा। ये वाला फोन वैसे मेरे पास आज भी है। इनफैक्ट ये फोन जब ब्रांड ने इंडिया में लॉन्च किया भाई पूरा नाम बदलना पड़ा क्योंकि इसका लीगल केस भी चल रहा था इंडिया में और अपने ही यहाँ से एक कंपनी ने केस डाल दिया था इन पे कि ये नाम नहीं रख सकते। इसकी बात करते हैं अभी। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ एसूस स्मार्टफोन की। तो एसूस के चेयरमैन ने कह दिया कि कंपनी का अभी जो फोकस है वो स्मार्टफोन की तरफ नहीं होने वाला है, उसका फोकस होगा एआई रोबोट्स इस तरफ। हालांकि देखा जाए तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा अगर मैं अपनी तरफ से करेक्ट करके कहना चाहूँ, शायद कुछ ऐसा होना चाहिए था कि लोगों का इंटरेस्ट एसूस स्मार्टफोन में कम हो रहा है, स्पेशली आरओजी सीरीज, जहां पे कंपनी ने काफी सारा पैसा लगाया, मार्केट भी किया, लेकिन सोचा बिकेगा और बिका नहीं। तो लैक ऑफ डिमांड हमसे हो नहीं रहा, हम अपना फोकस हटा के रोबोट्स और एआई की तरफ लेके जाने वाले। ऐसा इन्होंने कहा नहीं है चेयरमैन ने, बट ऐसा कुछ कहना चाहिए था क्योंकि इन्होंने सीखा ही नहीं एलजी, सोनी, एचटीसी इन जैसे ब्रांड से, ब्लैकबेरी। बिकॉज अगर कंपनी कोई फोन लॉन्च कर रही है, उसकी मार्केटिंग भी कर रही है, तो फोन को बेचने का टारगेट तो है, बट उसको सही से टारगेट ना करना ये एक मिस्टेक हो सकती है। और जब भी किसी कंपनी का प्रॉफिट नहीं निकलता तो जाहिर सी बात है कितना लंबा उसे खींचेगी। अभी भी कुछ कंपनी के साथ ये हो रहा है, अभी मैं उन पे बात करूंगा। लेकिन देखा जाए, आपको याद है काफी पहले की बात है, ये 2009 के आसपास गार्मिन का नाम आपने सुना है, जो अभी भी वॉचेस बनाते हैं, काफी पॉपुलर है। उनके साथ एसूस ने पार्टनरशिप करके एक फोन लॉन्च किया था। नाम था इसका नूवी फोन G60। ये एक लिनक्स बेस्ड स्मार्टफोन था। बाद में कुछ इन्होंने विंडोज फोन भी लॉन्च किए थे। विकिपीडिया पे मैं डिटेल चेक कर रहा था। ये कोलैबोरेशन क्यों हुआ था पता है? गार्मिन का ये था कि हम लोग फोकस करेंगे ज्यादा से ज्यादा जीपीएस नेविगेशन इस तरफ से, और वहां पे एसूस डिजाइन करता, मैन्युफैक्चरिंग करता, इन सब के साथ इनका एक मतलब दूर का विजन था। बट विजन के साथ दिक्कत क्या हुई, यहाँ पे जो कोलैबोरेशन आगे चली नहीं, पार्टनरशिप आगे तक गई नहीं, क्योंकि एंड्रॉइड आ चुका था और ज्यादातर डिमांड लोगों में एंड्रॉइड की हो रही थी। इसी बीच में आपको तो याद ही होगा नोकिया ने भी अपने आप को नहीं बदला था, वो भी विंडोज कर रहे थे। बट कंज्यूमर किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, उसकी डिमांड, प्ले स्टोर पे कितनी एप्स थी, ये सारी चीजों को उन्होंने ध्यान दिया नहीं। ये नोकिया की बात थी। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पे गार्मिन और एसूस का एक तरीके से वहीं पे बात खत्म हो जाती है। एसूस ने फिर कई फोन लॉन्च किए, लेकिन पॉपुलर पता है कहां से हुए? ये सबसे ज्यादा 2014 में इनकी जब आता है जेनफोन सीरीज। वैसे मैंने ये फोन तो नहीं यूज किया पर्सनली, मैंने हाँ जरूर जब मैंने यूट्यूब अपना शुरू किया था उस टाइम था एसूस जेनफोन मैक्स प्रो M1, मैक्स प्रो M2। आप लोगों को याद होगा, ये बहुत महंगे फोन नहीं थे, मिड रेंज वाले फोन थे और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए थे। हमारे यहाँ बात करें इंडिया में, काफी सारे लोगों ने इसकी वीडियो दी थी, काफी सारे लोग इस पे बात करते थे, कमेंट सेक्शन में इसकी बात होती थी, इसके नाम पे वीडियोस चलती थी। आपने देखा होगा एसूस लैपटॉप में एक से एक एक्सपेरिमेंट करता है, डुअल डिस्प्ले, अलग अलग तरीके से। ऐसा इन्होंने स्मार्टफोन में ऐसा नहीं किया, बहुत ही ऐसे ब्रांड थे जो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे। एसूस ने कुछ ऐसे फोन लॉन्च किए जहां पे कैमरा पूरा फ्लिप हो जाता था। जेनफोन 6, जेनफोन 7 आपको याद होगा, पूरा कैमरा इस तरीके से रोटेट हो रहा था। काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। बाकी आरओजी फोन है, आपने देखा ही इनका। आरओजी सीरीज एक्चुअली ना गेमर्स को टारगेट काफी करता था, उसको गेमिंग फोन बोला भी गया, मतलब एसूस खुद भी ऐसे ही बोल रहा था, पूरी मार्केट में भी गेमिंग। पर हमें ये भी पता है कि गेमिंग के लिए बहुत ज्यादा कंज्यूमर नहीं है, स्पेशली अगर किसी फोन को ये कह के बेचा जाए गेमिंग, उसकी जगह कैमरा कह के बेचा जाए, वो ज्यादा बिक सकता है मास स्केल पे। लेकिन एसूस उसको गेमिंग की तरह टारगेट ज्यादा कर रहा था। मास स्केल मतलब ज्यादातर लोगों को बेचने वाली चीज का कहा जाता है। मैं भी एक ऐसा यूजर हूँ जिसको आरओजी फोन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। इनफैक्ट अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे भाई, हर तरह के फोन की वीडियो होती है, चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो। आरओजी फोन की एक भी वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा पर्सनली इंटरेस्ट भी कभी आरओजी फोन में नहीं रहा। ये मैं अपना बता रहा हूँ, हो सकता है आपका रहा हो। एक सिंगल टाइम मेरा मन नहीं किया कि मैं आरओजी फोन को ट्राई कर लूं पर्सनली। जैसे एसूस का यहाँ पे मैक्स प्रो M1 की बात कर रहा हूं मैं, मैक्स प्रो M2, ये तो बहुत ज्यादा बिके थे, रियल लाइफ में दिखे थे। लेकिन सेम टाइम अगर बात करें आरओजी फोन की, ये सब फोन ना रियल लाइफ में, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं बिके होंगे, जैसी बात है इतने टाइम से आरओजी सीरीज आ रही थी, कुछ तो बिकी रहा होगा, बट रियल लाइफ में मैंने नहीं देखा। इनफैक्ट हमारे पास यहाँ पे काफी सारे स्टूडियो में लोग हैं, इनसे पूछ लेता हूँ मैं। सवाल यही है, आरओजी फोन कभी रियल लाइफ में देखा है? नहीं भैया, नहीं देखा भैया। इतना दुख में क्यों बोले? तुम्हारे लिए मैं अलग से लेकर आऊंगा। तुम यहाँ अंधेरे में क्या कर रहे हो? आरओजी फोन देखा कभी रियल लाइफ में? अभी तक तो नहीं। क्या बोलना है, मुझे पता ही नहीं है। एसूस फोन देखे जिंदगी में आरओजी वाला? जहाँ मैं पहले काम करता था वहाँ सारे आरओजी फोन थे। वो तो यूट्यूबर थे ना रियल लाइफ में। नहीं, रियल लाइफ में किसी को यूज करते आज तक नहीं देखा है। यानी कि सिंपल है, आरओजी फोन भी इनके बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को टारगेट करते थे, मास स्केल को टारगेट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबल तो होना बहुत ही मुश्किल था। इनको ना सोनी से सीखना चाहिए था। सोनी जब एरिक्सन से अलग हुआ, सोनी ने कुछ फोन लॉन्च किए थे, एक्सपीरिया SPU, मेरे पास भी एक्सपीरिया था, पर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, इनका भी फोकस स्मार्टफोन पे कम रहा, बहुत ही अलग टाइप के स्मार्टफोन लॉन्च करते थे। कैमरा में
मैनुअल मोड, बहुत सारे मोड, मैंने वीडियो दिया हुआ है एक फोन का, ये वाले वीडियो मैंने दिखाया था किस तरीके से डिफरेंट है, पर वो फोन भी हर जगह मिलते नहीं थे और सबको टारगेट कर नहीं रहे थे। तो चाहते हैं लोग सोनी एक्सपीरिया से सीख सकते थे, क्योंकि जिस तरह से ROG फोन लॉन्च कर रहे थे, इनफैक्ट इनका एक और फोन ROG तो गेमिंग को टारगेट करता था, बट सेम टाइम Asus के Zen फोन दिखने में काफी अट्रैक्टिव थे, नो डाउट, काफी हैंडी, और वो ऐसे नहीं थे कि सिर्फ गेमर्स को टारगेट करते हैं। बट डेफिनेटली उस रेट में कैमरा उनका इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहा, बट वो फोन अपने आप में बहुत यूनिक थे। Zenfone 9, Zenfone 10 जैसे स्मार्टफोन आए और साथ में ROG सीरीज आ रही थी। अगर लास्ट फोन की बात करें इनके रिसेंट, तो एक ROG 9 देखा आपने जो गेमिंग वाला था, दूसरा आप डिटेल चेक करेंगे तो Zenfone Ultra इनका लास्ट फोन था। तो कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर नहीं पा रहा था, लास्ट में इनको फाइनली ये कहना पड़ा ठीक है भाई हम अपना फोकस कहीं और लगाते हैं। तो इनका अभी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वरना चाहते तो कुछ ब्रांड से ये सीख सकते थे, जैसे मैंने सोनी का एग्जांपल दिया। इनफैक्ट LG ने भी गुड बाय कर दिया ना। LG विंग अपने आप में काफी दिखने में स्टाइलिश और यूनिक फोन है, पर इस तरह के फोन वो भी ज्यादा लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे थे, बेच नहीं पा रहे थे, और महंगे भी होते हैं क्योंकि इसमें काफी सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग, R&D पे खर्चा ज्यादा आता है। या फिर नोकिया से सीख लिया होता, नोकिया ने अपने आप को टाइम से बदला नहीं, जब लोग एंड्रॉइड पे शिफ्ट कर रहे थे तब वो विंडोज लेके आ रहे थे, बाद में एंड्रॉइड लेकर आए, उतने चले नहीं, HMD के अंदर चला गया और फिर वो चला ही गया। अभी तो आते हैं फोन HMD के, बट ऐसा कुछ खास नहीं आता। ब्लैकबेरी का तो आप जानते ही हैं, वो भी बदले नहीं थे। तो ऐसे मल्टीपल एग्जांपल थे, अगर Asus चाहता तो इनसे लर्निंग ले सकता था, पर फाइनली Asus को ये था कि नहीं भाई हमारा हो गया, अब हम अपना मूव ऑन कर रहे हैं। और ठीक भी, अगर उनको लगता है कि हम नहीं कर सकते तो फायदा क्या है पैसा खर्चने का, या सारी चीजों कहीं और अपनी एनर्जी लगाओ, पैसा लगाओ, तो उनकी डायरेक्शन पूरी चेंज हो रही है। तो भाई अभी आपको 2026 में Asus का कोई फोन देखने वाला नहीं मिलने वाला है। कभी फ्यूचर में दोबारा से डिसीजन ले ले वो अलग बात है, पर बहुत मुश्किल होता है कम बैक करना इस तरह से स्मार्टफोन मार्केट में स्पेशली। और ये जो मेरे पास फोन है ये एक्चुअली में ना Asus 8Z है। इस फोन का नाम Asus 8Z पता क्यों? एक्चुअली में ये Asus Zenfone 8 है। इंडिया में Zenfone नाम से लाना मुश्किल था इनके लिए, बिकॉज एक कंपनी थी टेलीकेयर करके कंपनी थी, इन्होंने मतलब लीगल चले गए थे कि Zenfone वर्ड आप यूज नहीं कर सकते, वो हम करते हैं। उन्होंने अपना ट्रेडमार्क लिया हुआ था, तो इनको फिर 8Z बनाना पड़ा इसको। ये बेचारा भी लाइक तुम लोग ये कर लो, लॉन्च कर दो, तो इन्होंने 8Z नाम से लॉन्च किया। Z फॉर नो Zenfone। स्नैपड्रैगन 888 के साथ आया था। ये काफी कॉम्पैक्ट इसलिए लगता है ना, आज के टाइम में कॉम्पैक्ट लगेगा, ऐसे तो ये भी बड़ी डिस्प्ले है। 5.9 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज। इनफैक्ट इसके अंदर 3.5mm जैक भी है, और डिजाइन भी इसका जो है मेटल डिजाइन है। ये वैसे लॉन्च हुआ था 2022 में। यहाँ पे पंच होल देख रहे हैं आप साइड में, अभी तो सब लोग बीच में सेंटर में देते पंच होल। तो ये जो Asus 8Z है एक्चुअली एंड्रॉइड 11 पे लॉन्च हुआ था, अभी 13 है। तो हाँ भाई ये हाल था Asus का, और यही चीजें ना लर्निंग भी देती है। जैसे पहला तो ये कि ब्रांड को अगर नहीं इस तरफ टारगेट कर पा रहे हो, ठीक है मूव ऑन कर जाओ किसी और तरफ। दूसरा, कुछ ब्रांड्स क्यों अपने डिसीजन बदलते हैं ओवर द टाइम। रिसेंट आपने एग्जांपल देखा, OnePlus बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं दिख रहा होगा ओप्पो को, तो वहां पे मर्जर हो गया, OnePlus ओप्पो के साथ मर्ज हो गया। इनफैक्ट अभी तो Realme भी ओप्पो के साथ मर्ज होने जा रहा है। घर से निकले वापिस घर को, वो वाली बात है। तो इससे क्या होता है, कंपनी का खर्चा बचता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, क्या हमें करना है, टीम छोटी हो जाती है, और मार्केटिंग डिफरेंट तरीके से किया जाता है, और उसमें फिर कंपनी के डिसीजन बदलने लग जाते हैं। जैसे आपने देखा OnePlus हैसलब्लेड कोलैबोरेशन के साथ आ रहा था काफी टाइम से, बट अभी जो लेटेस्ट OnePlus 15 आया, हैसलब्लेड कोलैबोरेशन को हटा दिया गया ताकि ओप्पो के Find X9 सीरीज को कोलैबोरेशन दिया जा सके, वहां कैमरा और बेटर मिले। तो इस तरीके से कंपनीज आपस में डिसीजन लेती है। जब सारी कंपनीज इंडिपेंडेंट काम करती हैं तो फिर वो अपने थोड़े डिसीजन अलग अलग लेती हैं। जब मर्ज हो जाती हैं तो फिर एक डिसीजन चलता है। या फिर अगर आप नथिंग को देख लो, आए थे लाइटें वाइटें लगा के पीछे, अभी वो कम कर दी, लेकिन उसके बाद भी डिसीजन देखो आप, इनके फोन नथिंग फोन 3 की प्राइसिंग मतलब हिस्टोरिकल है, ये इतिहास में लिखा जाएगा। बट इस बीच में नथिंग ने समझा होगा मे भी अपने आप को, या जो भी रीजन हो, अभी तो ये लोग अपने UI में एक्स्ट्रा ऐप भी ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट ब्रांड एम्बेसडर अभी से है, CMF का अलग, नथिंग का अलग, और फोन की प्राइसिंग आप देख ही रहे हो कहां लेके जा रहे हैं। तो उनका टारगेट थोड़ा सा फोन प्लस बिजनेस दोनों का है, ताकि शायद लंबे टाइम तक चलने में आसानी हो। तो इस तरीके से सारी चीजें पीछे कंपनीज काम करती है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे बता रहा था, बट एज अ कंज्यूमर हमारे लिए तो वही ज्यादातर मार्केट में वैल्यूएबल हो जाता है भाई, जो हमें सही प्राइस पे जो देके जाएगा हम उसी तरफ जाएंगे। और कंज्यूमर का यही काम होता है, हमें प्रोडक्ट से मतलब होता है, बट एज अ कंपनी क्या क्या चीजें होती हैं वो आप देख ही रहे हो। तो आप में से अगर आज तक किसी ने Asus का फोन बाय किया, एक्सपीरियंस शेयर करिए। काफी सारे लोग मुझे पता है मैक्स प्रो M1 M2 वाले होंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए। यही था आज की वीडियो में। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। कोई यादें हो Asus के साथ वो शेयर करिए। आई थिंक Asus को भी लैपटॉप सर्विस पे ध्यान देना चाहिए। एंड इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।